बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज जुमा है तो जुमा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं टॉप 5 स्टोरीज से। और सबसे पहले वही खबर है, खुशखबरी है। पाकिस्तान के लिए मईशत में बेहतरी के आसार और उम्मीदें वाज़ेह हो चुकी हैं, नुमायाँ हो चुकी हैं। सऊदी वफ़द पहुंचा है पाकिस्तान में और 27 मुआहदे होने जा रहे हैं। मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी 135 रुकनी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन मुकम्मल करके इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर करने वाली पहली टीम बन चुकी। इसके अलावा जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तो फिर आखिर ज़मीन के मकीन इतने परेशान क्यों हैं? इसका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इस पर भी आज बात की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आपकी मुलाकात करवाएंगे उस ट्रैफिक वार्डन से जिसने 7 माह से ईडी सेंटर में वालिदैन से जुदा बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर में एक समाजी कारकुन अबूजर माधू ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दरियाए रावी की हालत ज़ार बयान क्यों की है। ये मुद्दा क्या है, ये मामला क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में होंगे और भी बहुत सी दिलचस्प खबरें होंगी जो कि आप तक शेयर करेंगे, आपके साथ गुफ्तगू होगी उन पर। और सबसे पहले जिस तरह से हमने आगाज़ में भी बात की है मईशत की बेहतरी की, ये वो चीज़ है, ये वो मुद्दा है जिसके साथ हर पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है और हम तवक्कुआत रखते हैं अपनी हुकूमत से और हुक्मरान भी बहुत से दावे करते हैं। और अब ये लग रहा है कि किसी हद तक हम ट्रैक पर आते जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन कम अज़ कम ठीक हो चुकी है। उसके समरात आवाम तक पहुँचते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और समरात जो वो इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जब मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, हुकूमत जो है वो उनकी इस तरह की काविशें कोशिशें होंगी और इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी तो डेफिनेटली जो बैरून मुल्क से सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। और इस वक्त सऊदी अरब का जो वफ़द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, वज़ीर सरमायाकारी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 26 से 27 यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं, 27 मुआहदे हैं जो होने जा रहे हैं और ये बड़ी ही खुश आइंद बात है। आपके इल्म है कि SCO समिट होने जा रहा है 14 से 16 तक, जिसके अंदर इस समिट के अंदर शामिल तमाम ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे मौजूद होंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं वो रशिया के सरबराहान, इसके अलावा चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आमद मुतवक्के है, चाइना के सरबराहान मुमलिकत मौजूद होंगे और सऊदी वफ़द तो हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान में पहले से मौजूद है। और इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। I can assure you, my dear brother, Excellency, on my behalf, on behalf of my government, the Chief of Army Staff, General Asim Munir, that we will live up to your expectations. There will be no inordinate delay. There will be no red tapeism. And we will कट कॉर्नर्स इंशाअल्लाह। इससे कबल वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी तर ताउन मजीद मजबूत होगा। सऊदी वज़ीर को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म ने SIFC के जरिए होने वाली पेशरफ पर भी रोशनी डाली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। सऊदी सरमायाकार भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और हमारी खुशियाँ तब दोबाला होंगी जब ये मुआहदे अमली जामा इनको पहनाया जाएगा और उसके समरात आवाम तक आने लगेंगे, पाकिस्तानी मईशत पर आने लगेंगे। सऊदी सरमायाकार खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का क्या कहना था इस मौके पर, वो भी सुनिए। Of what we can do together, I think first and foremost we want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. Without Pakistan reaching its economic stability, it's very difficult to do things together. What has been done in the short period, the last 2 years, is quite impressive, Your Excellency, Minister of Finance. And we think it's only the beginning, because once the momentum is created, there is no stopping you, and Saudi Arabia has been and will continue to be your partner
to achieve that economic stability. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको सर। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी बहुत जल्दी तब्दीली आ रही है और जिस तरह से मईशत की बेहतरी की बात हो रही थी और अब वफ़द जो है सऊदी वफ़द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बताया जो जा रहा है कि 27 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। कितना खुश आइंद समझते हैं, कितना पाकिस्तान की मईशत को इससे सहारा मिलेगा और दोनों ममालिक के जो इक़्तिसादी ताउन है उसमें कितनी बेहतरी आएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्वेस्टर्स का आना, पाकिस्तान में दिलचस्पी लेना, ये एक बहुत खुशाइन बात है। चाहे सऊदी अरब के हों या कहीं के भी हों, इन्वेस्टर होते हैं, तो ये तो बहुत वेलकमिंग स्टेप है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली जिसका मैं बहुत अरसे से कहता भी आ रहा हूं, जो मुझे दिख रही है कि इस वक्त जो फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की तरफ चला गया। पहले हम हुकूमत और हुकूमत की पार्टनरशिप्स की बात किया करते थे, क्योंकि असल इन्वेस्टमेंट तो उन लोगों में होती है जिन्होंने कारोबार, कमर्शियल डील्स करनी होती हैं। दोनों पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको बजाय इसके कि बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करें, हमें पब्लिसिटी ये करनी है कि कौन सी कंपनियां ऑपरेशंस शुरू कर रही हैं, लोगों को पता चले कि किस एरिया में है, कितना काम करेंगे, कैसा करेंगे, बजाय इसके कि हम सिर्फ सियासी तकरीरें करें और बड़े बड़े बयानात दें। हमें कॉन्क्रीट, जो आपका सवाल है कि मईशत में कंट्रीब्यूशन क्या होगी और लोगों को क्या फायदा होएगा, आया रोजगार मिलेगा, आया एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। हमें तवज्जो इस चीज पे देनी है जहां हमारा मुल्क डेस्परेटली इंप्रूव करके इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ जाना। ये कितना जरूरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को साजगार बनाया जाए, जो कमिटमेंट्स हम करें उसे पूरा भी कर सकें और सब एक पेज पे हो इसके लिए, ताकि ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसे ख़त्म किया जाए और बहाल किया जा सके एक एतमाद के रिश्ते को। जी, जो हमारी पॉलिसी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब ये अगर हुकूमत ने एक दफा फिर सऊदीज को लेकर आए हैं, जब मैं वजीर था मैं भी इनके साथ खालिद बिन फली के साथ ही आया था, सारी बातचीत की थी, हम ऑनर नहीं कर पाते, मटीरियलाइज नहीं कर पाते। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक चीज है जिसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म है, उनसे तो हमने डील करना ही करना है। लेकिन एक पॉलिसी कंसिस्टेंट रखनी बहुत जरूरी है कि हमारी नंबर 1 तरजीह इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए सब इदारों को मिलके काम। तो ये जब सिग्नल जाएगा तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कराची में और दूसरा कुछ सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हुए हैं और हमें बड़ा केयरफुली इस पर फिजिकल सिक्योरिटी पे भी काम करने की जरूरत है। सर, इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि जिस तरह से इसको, इन मंसूबों को या इन प्लान्स को सबूताज करने की कोशिश की जाती है, दहशतगर्दी, आपने भी कहा कि हमें इसको भी देखना होगा कि हमें किस तरह से सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर भी और बिल्कुल वो उसको कंट्रोल करना होगा। तो वो किस तरीके से और उसको लेकर चलते हुए, जिस तरह से अभी इतनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के अंदर के 2.2 अरब की जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी, किस तरह से वो इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को कवर अप मार सकते हैं? जी, मैंने को 15-16 ममालिक में काम किया है जहां देखिए इसके मल्टीपल एरियाज हैं। पहली बात तो ये है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस अकेली ये काम नहीं कर सकती। हाँ, उनका एक बड़ा कलीदी रोल जरूर है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बिजनेसमैन ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं करते कि जहां आपको सब जगह गार्ड्स के साथ जाना पड़े। उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए होती है, एनओसी चाहिए हो, ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आता है। ये आपको असल सिक्योरिटी तब आएगी जब एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन लोगों से होगी, लोग इस इन्वेस्टमेंट को ओन करेंगे कि ये हमारी भलाई के लिए है। जब लोगों की ओनरशिप आएगी तो फिर ये जो हमारे अनासर जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इस इन्वेस्टमेंट के साथ होगी। ये बड़ा एक क्रिटिकल काम है कि खाली तो बैरूनी थ्रेट्स हैं, एजेंसियों से नहीं कर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक तो बैरूनी थ्रेट्स हैं दहशतगर्दी की सूरत में, दूसरा जो इंटरनल एक आपस में तफरीक है जिसका मैं पहले भी तस्करा करा था, थोड़ा सा मैं उसको चाहूँगा कि आप रोशनी डालिए। माजी में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारी सियासी जमातों का कि वो ये समझती हैं कि पता नहीं हम एक टेन्योर पूरा कर पाएंगे या नहीं, और अगर टेन्योर पूरा भी कर लिया तो अगली बार हुकूमत मिलेगी या नहीं।
तो दूर अंदेशी को रखते हुए एग्रीमेंट्स किए जाएं और जो दीगर सियासी जमातें भी हैं वो रखना ना डालें अगर वो हुकूमत में आती हैं, क्योंकि हमने देखा पीटीआई ने IMF को ख़त लिख दिया कि जी इन पे एतबार ना कीजिएगा, ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ों का ना होना कितना ज़रूरी है? जी देखिए, ये तो हुकूमत का काम है कि लोगों को एक टेबल पर लाएं और उनसे कहें कि इन्वेस्टमेंट हम सबका मुश्तरका गोल है, ये किसी सूबे की तफरीक नहीं है। हर सूबा एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफर करता है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट वहां जानी चाहिए। मिनरल्स एक जगह है, ज़राअत एक जगह है, तिजारत एक जगह है, सो हमें सबको इक्वल, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसे लोगों की ओनरशिप, ऐसे ही प्रोविंशियल और आपके पॉलिसी मेकर्स और सिक्योरिटी इदारों की ओनरशिप चाहिए। जब ये ओनरशिप विजिबली दिखेगी तो इन्वेस्टर का एतबार बढ़ेगा। इन्वेस्टर का एतबार तकरीरों से नहीं बढ़ता, इन्वेस्टर का एतबार जो है सिर्फ टॉक शॉप से नहीं बढ़ता। हमें अब अमली तौर पे इसको तरजीह बनाए, उसके लिए हमें सियासत का दर्जा हरारत, फ्रेगमेंटेशन और पोलराइजेशन कम करना। अच्छा, एक तो महंगाई के हवाले से हारून साहब, आपका लग सकता है कि जो आशारिये कम हो रहे हैं, क्या वाकई में महंगाई कमी उसमें आ रही है या सिर्फ ये दावों की हद तक है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि IMF का जो पैकेज है अप्रूव होने के बाद बज़ाहिर बेहतरी की तरफ हम आ रहे हैं, डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, स्टेबल पोजीशन पे है रुपया भी। तो आपको लगता है कि ये जो मुआहदे होने जा रहे हैं, ये सारी जो प्रोग्रेस है, ये देरपा हो सकती है और इसके समरात अवाम तक कब पहुँचते देखते हैं आप? जी, इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि जो हमने इन्फ्लेशन बिल्कुल कम हुई है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चीज समझने की है कि इस वक्त चीजों के महंगे होने की शरह कम हुई है, कीमतें अभी नीचे आनी नहीं शुरू हुई। कीमतें तब नीचे आनी शुरू होती हैं जब बहुत सी प्रोडक्शन होती है, कंपटीशन आता है, प्राइस डिस्कवरी सही होती है। अभी तो हम इंपोर्ट करते हैं, खुद कम चीजें बनाते हैं। दूसरी चीज के IMF का मुआहदा आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और बैरूनी अदायगियों को ठीक करने तक दुरुस्त है, लेकिन IMF का मुआहदा ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, सेक्टर स्ट्रेटजीज बनाना, लोगों को जॉब क्रिएट करना, 30 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं, सब इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, हमें ऐसी चाहिए जो उनको डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे सके। हारून साहब, तो ये हमें बड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा। हारून साहब, अवाम ये भी जानना चाहेंगे कि मुआहिदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं, ये मुआहिदे कब तक पाइपलाइन में आएंगे, कब तक अमली मुजाहिरा होगा इनका, और जॉब्स अगर इससे क्रिएट हो सकती हैं तो ये कब तक हो जाएगा? क्योंकि मुआहिदे तो इससे पहले भी दस्तखत होते आए हैं, अगर इस बार इन्वेस्टमेंट आ ही गई है पाकिस्तान में तो वो कब तक आप देख रहे हैं कि अवाम तक पहुंचेंगे उसके समरात? इसके दो एंगल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सियासतदानों को इन मुआहदों को ओवरसेल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आप बात कर रहे हैं कि असल चीज शुरू कब होगी वो बताना चाहिए। और वो जो है प्राइवेट सेक्टर में काम तेजी से होता है, जबकि हुकूमत के सेक्टर में स्लो होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से अगर देखिए 27 MOU हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी कि इनमें से अगर 3 MOUs कंपनियों में कन्वर्ट हो जाएं अगले 6 माह में, और हम लोगों को ये बताएं कि इन कंपनियों ने ऑपरेशन शुरू कर दिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये बेचते जाएं कि जी MOUs साइन हो गए हैं। हमें अब इस माइंडसेट से निकल आना चाहिए। तो हारून साहब, इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि इस वक्त जो घर के 4 अफराद हैं उनमें से एक कमा रहा है और वो भी कुव्वत ख़रीद उसकी भी ख़त्म हो चुकी है। क्या समझते हैं कि इससे जॉब्स जनरेट होंगी, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल पाएगा? जी, इट ऑल डिपेंड्स कि कैसी इन्वेस्टमेंट है। अगर ऐसी जगह, ऐसी इंडस्ट्री में आती है जो लेबर इंटेंसिव है तो जॉब क्रिएट होंगी, लेकिन अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है तो कम जॉब्स क्रिएट होंगी। यहां मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी तरजीहात इन्वेस्टर्स के साथ सामने रखनी है कि हमारे 4 फॉल्ट लाइंस हैं। हमें जॉब्स चाहिए, हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए ताकि हम अपनी वैल्यू ऐड कर सकें। जैसे मैं आपको अर्ज करूं, अगर 4 रेस्टोरेंट्स की चेन आती है, वो आएंगे, यहां से पैसा कमाएंगे, लेके चले जाएंगे। हमें उस तरह की इन्वेस्टमेंट का इतना फायदा नहीं है, जबकि हम पहले ही डॉलर डिप्राइव्ड कंट्री है। हमें बिल्कुल स्टीयर करना मुल्क का काम है। कॉरिडोर के ऊपर भी यही बात हो रही थी कि जॉब जनरेट होंगी और बहुत सारे लोग जो है उससे जॉब्स हासिल कर पाएंगे, लेकिन उस तरह से हमने देखा नहीं है, अवाम ने उस तरह से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाई अवाम। तो क्या इस बार भी वही चीज़ होने जा रही है या फिर वाकई में कुछ हो पाएगा अवाम के लिए भी?
नहीं जी, देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम जैसे मैंने अर्ज किया बेहतर होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का काम पैसा कमाना है। लेकिन जब आप पैसा कमाते हैं तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप नेशनल इंटरेस्ट को भी साथ रखें। ये हुकूमत का काम है कि पॉलिसी इंसेंटिव्स दे। जैसे सीपैक है, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी हमें क्या मिला। आपको तब मिलता अगर हुकूमत ऐसे इंसेंटिव्स क्रिएट करती कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करता, उसके दाएं बाएं इंडस्ट्री लगती, उसके दाएं बाएं होटल्स बनते, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बनती, फिर जॉब्स आते हैं। अब इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम जैसे सीपैक को बहुत अरसे से गेम चेंजर सेल कर रहे हैं, हमें सेल ये करना है कि उससे एक्चुअल बेनिफिट कैसे हासिल किया जा रहा है और हमने क्या इकदामात किए हैं। यही सऊदी है, वो कब से इंटरेस्टेड है, हमारे मुल्क में आना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको स्टीयर करना हमारी हुकूमत की पॉलिसी। ठीक है, और इसके अलावा एससीओ समिट में और भी बहुत से अहम ममालिक हैं जो कि शरीक होंगे। पाकिस्तान का फोकस और किन किन चीज़ों पे होना चाहिए, किन किन ममालिक से हम अपने रवाबित के साथ साथ ट्रेड को भी बढ़ा सकते हैं, ताल्लुकात को वुसअत दे सकते हैं? जी देखिए, इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि रीजनल और सब रीजनल अलायंसेस बहुत अहम हो गए। कोविड के बाद ये जो प्रॉक्सिमिटी है, ये जो सप्लाई चेन्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं, वो उसको घटा देती है, तो ये एक इकोनॉमिक एडवांटेज है। पाकिस्तान की इस वक्त नेचुरल अलायंस बनती है। चीन तो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहा है, सऊदी अरब यहाँ पर इंटरेस्टेड है। हमें सेंट्रल एशिया को देखना है, हमें कतर को देखना है, हमें टर्की को देखना है, और अगर कल को अफगानिस्तान और ईरान खुलते हैं वहां देखना है। आई डोंट रूल आउट कि अगर हमारे वेस्टर्न हमसाया मुल्क के अंदर ईस्टर्न में कुछ पॉलिटिक्स में चेंज आती है तो हमें उस डोर को भी मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हारिस शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि ये आगाज़ होगा। अभी और भी साइड लाइन पर मुलाकातें होनी, एससीओ समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान मेज़बान है। यकीनी तौर पे एजाज़ की बात तो है, लेकिन इसे पोटेंशियल है। इस इवेंट में पाकिस्तान ने कोशिश ये की है कि इसको भरपूर तरीके से जो इसका एजेंडा है, जो इसका टारगेट है, उसे अचीव किया जाए। उसकी तरफ पेशकदमी का आगाज़ किया जा चुका है। अगले और इसके सम्राट जो है वो भी जल्दी आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, जिनकी ज़िंदगी की 82 बहारें उन्होंने देख ली हैं। बॉलीवुड के बेताज बादशाह रहे हैं, अभी भी स्टिल हैं। अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, उन्हें शहंशाह बॉलीवुड भी कहा जाता है और उनकी जानदार अदाकारी की वजह से हर दौर में वो मकबूल रहे हैं। बिल्कुल 4 दहाइयों से ज़ायद उन्होंने गुजारे हैं और राज किया है अपनी जवानी में भी, और अभी तक वो जो किरदार निभाते हैं उसमें हक अदा करते हैं। और जो उनके चाहने वाले हैं आज उन्हें उनकी सालगिरह पर विश कर रहे हैं। मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। अमिताभ बच्चन भारत के शहर उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए थे और उन्होंने अपने फ़नी करियर का जो आगाज़ है वो किया था 1969 में। और फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही अमिताभ ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से भारत समेत पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। तो लेजेंड अदाकार ने बॉलीवुड की नगरी में बहुत सी ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें शहंशाह, शोले, सिलसिले, याराना और मुकद्दर का सिकंदर, दीगर भी बहुत सी फिल्में मेरे ख्याल में अगर आप गिनना शुरू करेंगे। उन्होंने गाने भी बहुत से उन पे फिल्माए गए हैं, क्यों ना एक गाना ही सुनवा दिया जाए नाज़रीन को। और यकीनी तौर पे हर दौर में इसे चाहा गया, पसंद किया गया। और रेखा जो कि इनका अफेयर भी बड़ा मशहूर हुआ अमिताभ के साथ, 2 रोज़ पहले उनकी सालगिरह थी, आज अमिताभ की सालगिरह मनाई जा रही है। उन्हें मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। तो हमारी तरफ से भी आपको ढेरों मुबारकबाद। इसी तरह से ज़िंदगी की बहारें देखते जाइए और सुपरहिट फिल्में करते जाइए, अपने फैंस को महसूस करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी हीरो की। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शहरोज़ काशिफ की बात करें, जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। वो 8000 मीटर से बुलंद तमाम जो 14 चोटियां हैं उनको सर करने में कामयाब हो गए हैं। तो क्यों ना हम शहरोज से ही बात कर लें। हमारे साथ शहरोज के वालिद साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि शहरोज तो इस वक्त चोटियां सर करने में मसरूफ हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उनके वालिद हमारे साथ होंगे और उनसे गपशप होगी उनकी कामयाबियों के बारे में, उनकी नई अचीवमेंट्स के बारे में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अजीम वेलकम बैक। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नौजवान शहरोज़ कोपेमा, जो कि शहरोज़ काशिफ भरपूर तरीके से कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। एक नई तारीख भी उन्होंने रकम की है और वो ये कि 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी भी अब शहरोज़ बन चुके हैं। ब्रैड बॉय के नाम से मशहूर हैं काशिफ शहरोज़, और गुज़श्ता उन्होंने शीशा कमाई की चोटी पर पहुंच गए हैं। वो सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। तो शहरोज़ काशिफ
काशिफ के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ साहब कैसे हैं आप, और बताइएगा ये चोटियाँ 14 चोटियाँ हैं जिनको सर किया है, कम उम्र पाकिस्तानी कोपे माँ बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शहरोज़ की 14 चोटियाँ मतलब एक बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इस कम उम्री में उसने हासिल की। और स्पेशली क्योंकि हम लोग लाहौर से हैं और पहाड़ों में इतना आना जाना नहीं होता, स्पेशली फॉर अस। हम लोग ने तो कभी पहाड़ देखा ही नहीं नारायण कागान से ज़्यादा। तो 14 चोटियाँ करना, और ज़ाहिरी बात है कि उसका एक बहुत पास्ट रिकॉर्ड है कि वो 11 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ और बेबी स्टेप लेते लेते आज यहाँ तक पहुँचा। और तब तकरीबन तमाम ट्रैकिंग कम्युनिटी और पूरा पाकिस्तान यहाँ ओवरसीज़ उसको जानते हैं। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन सब की दुआएं थी जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ। अच्छा काशिफ साहब, क्या कभी कोई ऐसा मोड़ भी आया, क्योंकि आप भी एक वालिद हैं, आपने शहरोज़ को कहा हो कि बस बहुत हो गया, अब और रिकॉर्ड के बना के क्या करना है तुमने? जी बिल्कुल, एक ऐसा मोड़ था और ऐसे एक नहीं, शायद एक से ज़्यादा था। स्पेशली जो नांगा पर्बत वाला वाक़या है जहाँ ये स्टक हो गए थे और इनसे कोई राब्ता नहीं था और ये फंस चुके हुए थे। सारी रात इन्होंने एक ओपन, इसने और फजल ने दोनों ने गुजारी, एक 7500 मीटर, और नांगा पर्बत जो किलर माउंटेन मशहूर है। तो वो एक बहुत ऐसा मोड़ था और हम इसको लेने गए थे और हमने इसको समझाया था कि अब बस कर दो, अब हम मज़ीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस चीज़ को। लेकिन इसने कंटिन्यू रखा, इसने कहा कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो मुझे 14 जो है वो कंप्लीट करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, उसने अपना एक गोल था जो सेट किया हुआ था। काशिफ साहब, कहीं ना कहीं वालिदैन डर भी जाते हैं कि इतनी बुलंद चोटियाँ हैं, बच्चा है, छोटी उम्र है, इसके अलावा भी चोटियाँ सर करने के अलावा भी कोई काम करता है शहरोज़? शहरोज़ को बेसिकली क्रिकेट का बहुत शौक़ है, वो उसको ऐसे हॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा खेलता है। लेकिन मेरा ख्याल है ट्रैवलिंग उसका जो है वो एक पैशन है। मतलब वो घर बहुत कम टिकता है। मतलब हमने तो शायद पिछले 10 साल में शायद 1 या 2 ईद उसके साथ मनाई हों, और वो बहुत छोटा था जब वो घर से दूर रहने लग गया है। तो उसका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग ही है, वो कहीं भी हो। वो मेरा ख्याल है कोई एक्सपीडिशन ना हो तो वो अपने दोस्तों को या इधर उधर लोगों को कहता है कि आ जाओ चलें, कहीं फेरी मेडोज चल जाते हैं, कहीं नॉर्थ में चले जाते हैं। तो वो इस तरह के। काशिफ साहब, क्या शहरोज़ की वालिदा भी इसी तरह सपोर्ट करती हैं उन्हें जिस तरह आप करते हैं? क्योंकि माएँ अक्सर नरम दिल होती हैं, घबराती हैं और मना करती हैं इस तरह के शौक़ से अपने बच्चों को। एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा सा उल्टा है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर हूँ, ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाता हूँ इसकी एक्सपीडिशन को लेकर। इसकी वालिदा बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा कहती हैं कि नहीं, जो उसका पैशन है, मैं इसको जानती हूँ, जो इसका पैशन है वो ये कर लेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने 14 जो है वो कंप्लीट कर ली। तो उसकी माँ जो है वो, वालिदा जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और अपने बेटे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिल है उनका। अगर काशिफ साहब शहरोज़ का कोई फ़ैन ऐसा सामने आए जो उसके जैसा बनना चाहे तो क्या मशवरा देंगे? उसे डराएंगे, बताएंगे कि नहीं बेटा रुक जाओ, या फिर उसे कोई मशवरा देंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शहरोज़ की तरह बनना या शहरोज़ से बेहतर बनना, या जो भी अपना जो किसी का एक एम होता है, एक ख्वाब होता है, उसको पूरा करने के लिए निकलना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ सबसे ज़्यादा जो मशवरा होगा वो वालिदैन को होगा कि जो बेटी जो है वो करना चाहती है उसको करने देना चाहिए। आपकी सपोर्ट के बगैर जो है बच्चे कामयाब नहीं हो सकते हैं। और सबसे इसमें मेन चीज़ ये है कि हर एक ने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना। वो किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में अपना एटलीस्ट शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो बस मेरा वालिदैन को यही मशवरा है कि उनको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए, बच्चों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और उनको जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि माँ बाप की एक
रजामंदी भी होती है, नज़र भी होती है, जो वो अच्छी चीज़ जो है वो करना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल ठीक है। बहुत full शुक्रिया काशिफ साहब, आपको और मुबारकबाद भी पेश करेंगे बहुत ज़्यादा। इसी तरह से शहरोज़ को आप सपोर्ट करते रहिए और शहरोज़ की कामयाबियों में इसी तरह से हम भी उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिन्हें डर लगता है बच्चे को किसी ऐसी चोटी को बड़ी हिम्मत का काम है पेरेंट्स की तरफ है। से इस तरह हौसले का मुजाहरा करना, अपने बच्चे को इस तरह के महाजों पे भेजना, लेकिन वो बच्चा भी कमाल कर रहा है जिस तरह से एक के बाद एक चोटी सर कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, इसी तरह से कामयाबियों का सफ़र जारी रखें शहरोज़, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आप महफूज रहेंगे तभी ये रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की। क्रिकेट के मैदान से बहुत सी अहम खबरें हैं, बहुत सी तनकीद हो रही है। वो टीम जो कि अल्लाह अल्लाह करके चल पड़ी थी, हम सोच रहे थे कि अच्छा स्कोर बन चुका है और अब हम टफ टाइम देने जा रहे हैं अपनी हरीफ टीम को, इंग्लिश टीम को, लेकिन इंग्लिश टीम तो फिर इंग्लिश टीम है, उसने बता दिया अपना आप, और जिसे हम फ्लैट पिच कह रहे थे उस पे रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जी हाँ, 800 रन बनाने वाली वो पहली टीम बन गई है, नई तारीख भी रकम कर दी है। और ये यहाँ पे उन्होंने बस नहीं किया, अभी इनिंग्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो 1000 भी बना सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। हम अपने खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, हम क्यों ना बात कर लें। सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो। क्या कहेंगे याहिया हुसैनी साहब, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि हमारी टीम इस वक्त बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बड़ा जम के खेल रहे हैं, और लगता ये था कि इस वक्त इंग्लैंड को पछाड़ देंगे, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, पिच किसके लिए साजगार थी, या हमारे लिए या उनके लिए, किसके लिए पिच बनाई गई थी? ईशान और जुनैद, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज में इस पिच के ऊपर तबसरे और तज्जिये किए गए, और चाहे एक्स क्रिकेटर हमारे हों या बाहर के हों, उन्होंने इस पिच के ऊपर तनकीद की, तो अब उनको मेरा ख्याल है कि जवाब मिल गया होगा इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बाद कि जो क्रिकेट है या कोई भी खेल है उसमें पिच का, कंडीशंस का किरदार जरूर होता है, लेकिन आप अपने खेल से, आप अपनी अहलियत से जो है बहुत सारी चीजों को जवाब देते हैं। इंग्लैंड की टीम जब से ब्रैंडन मैककलम उनके कोच बने हैं, न्यूजीलैंड के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इनके खेल की अप्रोच और सोच तब्दील हो गई। अब वो टेस्ट क्रिकेट को भी ऐसे खेलते हैं जैसे वो T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेल रहे हों, और उनका एक ही मुतमईन नजर होता है कि मैच को जो है वो नतीजा खेज बनाया जाए। और आपने देखा कि हमने 149 ओवर की बैटिंग में 556 रन किए 3 सेंचुरियों के साथ, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने 150 ओवर की बैटिंग में हम तो उसको भी बहुत बड़ा स्कोर समझ रहे थे सर, हम तो उसको भी बहुत बड़ा स्कोर समझ रहे थे, हम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस समझ रहे थे। जिस तरह से हम तो खुश हो रहे थे अपनी 3 सेंचुरियों पे जो कि 3 अलग अलग खिलाड़ियों ने बनाई है, लेकिन वहां से हैरी ब्रोक ने अकेले ही ये कारनामा सर अंजाम दे दिया 300 से ज्यादा रन बना के। तो क्या तवक्को रखी जाए, अब कुछ कमबैक की तवक्को है, उम्मीद रखें, या गेम निकल चुकी हाथ से? देखिए जुनैद, उम्मीदों के चिराग कभी बुझने नहीं चाहिए, सोच हमेशा मुस्बत रहनी चाहिए, सर हमेशा उठा हुआ रहना चाहिए। आप मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। आगा सलमान और उनके साथ आमिर जमाल क्रीज पर मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक्सटेंडेड सेशन है, आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे की वजह से आज जो है वो 2.5 घंटे का सेशन होगा। अमूमन आम दिनों में जो है वो 2 घंटे का सेशन होता है, तो 11:30 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आमिर जमाल और सलमान आगा जो है वो टफ टाइम देंगे। इंग्लैंड को 5वें दिन का खेल वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। बात दरअसल ये है कि हमने फर्स्ट इनिंग में 556 रन स्कोर किए, सेकंड इनिंग में हमारे 40 पर 3 और उसके बाद 82 पर 6 आउट हो गए थे। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने पाकिस्तान की सेकंड इनिंग देखी हो, कोई ऐसी गेंद पड़ी हो जो गैर मामूली तौर पर ब्रेक हुई हो, कोई ऐसा बॉल किसी बॉलर का गेंद पड़ा हो, अब्दुल्ला ये कसूर किसका है? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जिसके ऊपर वो आज जो है वो बिल्कुल कमाल हो गए हो और आउट हो गए हो, ये सब ने अपनी विकेट जो है वो थ्रो की है। कोई ऐसा गेंद नहीं पड़ा जिस पर ये बिल्कुल लाजवाब। तो फिर हम क्यों नहीं वो स्कोर बना पाए जो कि इंग्लैंड टीम बना पाई, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि वो 1000 तक भी जा सकते थे। हम लोग ये समझते हैं कि शायद 500-550 यही बहुत बड़ा स्कोर था, और हम लोग इसी के ऊपर बड़ी वाह कर रहे थे। टीम की मोराल तो बहुत अप हो गया हुआ था टीम का, लेकिन मुझे लगता है वो इंग्लैंड ने भी बहुत सीरियस ले लिया हुआ था उसको, जिस तरह वो जमकर खेले हैं। पिच का भी आपने कहा कि वो ख़त्म हो गया, खेल जो है वो खिलाड़ी ने परफॉर्म करना है, वो कैसी भी पिच हो। तो हम लोग क्यों इतने से स्कोर पर ही रुक जाते हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? ईशान, देखिए वो आपने एक शेर सुना होगा कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया।
बात दरअसल ये है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि हमको दूसरों के साथ सोचने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपको इंग्लैंड ऐसी खेलती हुई दिखाई दे रही है, हैरी ब्रोक ने 317 रन स्कोर किए, टेस्ट क्रिकेट की तारीख में छठे बैट्समैन बने इंग्लैंड के जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। आपको जो रूप जारहाना अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए, आप ये कह रही हैं कि जी इंग्लैंड की तरह हम क्यों नहीं खेलते। मेरा ख्याल है कि हमने जो 556 रन किए हमारे लिए भी बहुत थे। आपके पास शाहीन आफरीदी है, आपके पास नसीम शाह है, आमिर जमाल है, अबरार है, लेकिन जब आपके खिलाड़ी अच्छा बॉल ही नहीं डालेंगे, जब आपके खिलाड़ियों के अंदर दम ही नहीं होगा, जब आपके खिलाड़ी जो है उस तरह बॉल ही नहीं करेंगे जिस तरह के बॉल करनी चाहिए, तो बहुत माजरत के साथ कि फिर कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। और बात यहाँ पर बहुत सीधी सी है कि हमारे खिलाड़ियों ने दम नहीं दिखाया, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने। अच्छा, बॉलर्स का एक बड़ा इम्तिहान था जिसपे हमारे बॉलर्स तो पूरा नहीं उतरे, लेकिन वही बैटिंग पिच जो जिसपे 800 से ज़्यादा रन बनाए इंग्लैंड ने, वो थोड़ी ही देर के बाद जब बरतानवी बॉलर्स आए तो बॉलिंग पिच बन गई। ये क्या मामला है? हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी लाइन लेंथ और उनके अंदर वेरिएशन, उस बॉल स्विंग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखें, गर्मी भी थी, क्रैम्प भी पड़ रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेशन, दिमाग उनका आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन आपका सवाल अपनी जगह वजह है कि वो पिच जब इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। वो पिच ऐसा लग रहा था कि इस पिच के ऊपर तो बैट्समैन को आउट करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ तक कह दिया कमेंटेटर ने कि इस पिच के ऊपर अगर आप 3 गेंदें बीट कर दें तो आपको आउट होना चाहिए ऐसी पिच के ऊपर, जहाँ पर बॉलर बैट्समैन को बीट भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे 6 खिलाड़ी 82 रन पर आउट हो गए। तो फिर मैं यही कहूंगा आपसे कि वो 267 रन का दबाव था, वो इंग्लैंड का प्रेशर था। अगर आप ये कहेंगे कि इंग्लैंड ने पौने 2 दिन बैटिंग की है, इस वजह से हमारे खिलाड़ी थकावट का शिकार हो गए थे, तो हमने भी तो पौने 2 दिन बैटिंग की थी। उन्होंने दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 20 ओवर में 96 रन लगा दिए। याया हुसैनी साहब, आपने कहा कि उनकी खेल का अंदाज बदल चुका है, स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है। वो क्या स्ट्रेटजी है जो हम नहीं अपना सकते? फिर वही बात, कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम भी यही स्कोर कर पाएं। हमने जाहिर है T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होगी तभी हम जीत पाएंगे। समझते हैं आप कि हमारी स्ट्रेटजी वीक है या हमारे खिलाड़ी वाकई प्रेशर के अंदर आके खेलते हैं, उस तरह से खुल के नहीं खेल पाते? ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है 450, 500 या 550, लेकिन फिर भी विशाल बात दरअसल ये है कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ और दोनों मैचों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबले थी। मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी इंग्लैंड गए हैं या ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहां पर कोई क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा है, लेकिन ये 2 मुल्क जो है वो क्रिकेट के, आप कह लें कि इनको जन्म भूमि कहा जाता है। इनके पास क्रिकेट का निजाम है, इनके पास खिलाड़ी जो है वो अपनी कारकर्दगी पर सोशल मीडिया पर ढंढोरा नहीं पीटते। यहाँ पर हुकूमतों के आने के बाद क्रिकेट बोर्ड तब्दील नहीं होते। यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है अपनी मर्जी से डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील नहीं करते। आज अगर आपको इंग्लैंड की टीम ऐसी खेलती हुई दिखाई दे रही है तो उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक मंसूबा बंदी है। इंग्लैंड की टीम ने एक दिन में ऐसा खेलना शुरू नहीं कर दिया। बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो आप उसको बचाते हैं कि इसको चोट ना लग जाए। इंग्लैंड की टीम की अगर मैं बात करूं तो 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में वो क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने खेल का अंदाज तब्दील किया। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनको 9 साल लगे हैं। इसके पीछे उनकी सोच है, इसके पीछे उनकी मेहनत है। एक दिन में उन्होंने सब कुछ अचीव नहीं किया है। आज अगर वो यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अपनी मजबूत हिकमत अमली की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन वही बात जिस तरह से याया भाई कह रहे थे कि हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीदों को कायम रखना है, उम्मीद से ही आप बंधे रहते हैं और कुछ साल लग ही जाएंगे अच्छी परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए। और जिस तरह इंग्लैंड खेली उस तरह से जमकर खेलने के लिए, जिस तरह याया भाई भी कह रहे थे कि 9 साल लगे, तो हमें भी मजीद 9 साल शायद इंतजार करना पड़ेगा अपनी टीम को इस परफॉर्मेंस तक पहुंचते देखने के लिए। जी हाँ, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, किस तरह से वो बिछड़े हुए वालिदैन को उनके बच्चों से उन्होंने मिलवाया है। एक बड़ी स्टोरी है, एक काबिल तहसीन इकदाम है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले जुनैद ने आपको बताया था कि बिछड़े हुओं को मिलाना वैसे तो हमारे जो वार्डन है उनका ये काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये एहसन इकदाम काबिल तहसीन है। जिस तरह से उन्होंने 10 साला बच्ची को
अपने वालिदैन से मिलवाया, किस तरीके से उन्होंने ये काम किया, और यकीनी तौर पे वालिदैन जो है वो बड़े मशकूर होंगे। उन्होंने जिस तरह से एक बच्ची को अपने वालिदैन से जा मिलवाया, लगते जिगर को मिलवाया, तो हम क्यों ना उन्हीं को शामिल गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद बिल्कुल है। हमारे साथ मौजूद हैं फहमीदा ज़ीशान जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं एजुकेशन यूनिट की, और इनके साथ मौजूद हैं फैसल भाई भी। आप दोनों को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये कारनामा आपने सरअंजाम कैसे दिया, मुमकिन कैसे हुआ, कोई प्लान था या अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी और इत्तेफाकन ये सब कुछ हो गया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हाँ, आईजी साहब पंजाब का ये विजन था कि हम उन तमाम लोगों को, वो बच्चे जो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, या वो बुज़ुर्ग जो याददाश्त के साथ मेमोरी लॉस हो जाती है उनकी, तो वो याददाश्त नहीं रहती घर की और वो बिछड़ जाते हैं अपने प्यारों से। तो हमारा पंजाब पुलिस पाकिस्तान अपना प्यारा टीम एक बनाई गई है। एग्जैक्टली। पंजाब पुलिस जो है एक हमारी ऐप है, वहाँ पर एक फीचर है मेरा प्यारा ऐप। ठीक है। ये आईजी साहब का विजन ये था कि हम इस ऐप को बनाएं ताकि वो लोग जो मिसिंग होते हैं अपने घर से, उनका एक अंदराज किया जाए, प्रॉपरली उसमें एंट्री की जाए, और उसको फिर हमने जो हमारे अदारे हैं जहाँ पर बच्चे आते हैं, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन, ईदी होम्स, वहाँ पर हमने उनके साथ लिंकअप किया कि उसके बाद फिर अरसे से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है ये, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं, साल साल उनको मिलवाने वाला कोई ऐसा सोर्स मिल नहीं पाता। बिल्कुल सर, दो साल हो गए हैं हमें इस पे वर्क करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 33 जो पर्सन्स हैं उनको अपने प्यारों से मिला। अच्छा, इनमें सिर्फ बच्चे शामिल हैं या बड़े बुजुर्ग भी हैं जो अपने घरों का रास्ता? नहीं, इसमें बच्चे ये नहीं है स्पेसिफिक कि बच्चों को ही मिलवाना है, उसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं। बल्कि यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, एक हमारे 18 साल की थी मुरसल, वो अफ़गानी लड़की थी जिसको हमने मिलवाया था, वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, पेरेंट्स उसके अफगान थे, वहाँ पर रहते थे अफगानिस्तान में, और बच्ची यहाँ पर खो गई थी? जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान से उसको कोई ट्रैप करके यहाँ लेके आया था, और एक बेबी उसका अफ़गानिस्तान में था, और जब वो यहाँ आई है तो वो प्रेग्नेंट थी। एक बेबी यहाँ डिलीवर हुआ, बेटा, और फिर जब वो 2 साल के बाद अपने घर पहुँची, उसके लिए हमें बड़ा प्रोसेस करना पड़ा, उसके लिए हाई ऑफिशियल्स की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से हमने उसको अफ़गानिस्तान पहुँचा दिया। बाकी जो है लाहौर से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने विज़िट किया, बच्चों को लेके भी जाते हैं जब हम उनकी फैमिली को सर्च करने के लिए जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस था, लेकिन मुरसल का हमें कभी भी नहीं भूलेगा वो खुशी जो मुरसल के चेहरे पे तब थी जब हम उसको एम्बेसी में छोड़ के मिली, और फिर अपनी फैमिली से भी मिलना, मतलब फैमिली को ढूंढते कैसे हैं, वो तरीका क्या होता है? सर, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और ईडी होम्स में जाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे डिटेल पूछते हैं जितना कुछ याद होता है, फिर उससे क्लू निकालते हैं, छोटे छोटे क्लू। फिर हमारे जो अपने रेफरेंसेस हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम फिर खुद से पता करते हैं। जब हमें इस चीज़ का हो जाता है कंफर्मेशन कि अब हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो फिर हम उस बच्चे को लेके जाते हैं उस एरिया में। बाज़ औक़ात होता है कि हम 3-3 दिन फिरते रहते हैं, सारा दिन हमारा ज़ाया होता है और हमें कोई क्लू नहीं मिलता। उसके लिए एक बच्ची जो कि 3 साल की बच्ची थी, नादरा नाम था उसका, 12 साल के बाद हमने उसको मिलवाया। वो बच्ची ने जो हमें क्लू दी, वो कहाँ पहुँच चुकी होगी, मतलब जवान एग्जैक्टली 3 साल की बच्ची को क्या याद होता है। वो जिस घर का उसने हमें क्लूज दिए थे, उस घर के बाहर हम खड़े थे, तो नादरा कह रही कि नहीं, ये वो घर नहीं है, ये वो जगह नहीं हो गया होगा। लेकिन फिर चूंकि उसने हमें क्लू बताए थे कि एक दरख्त है, तो हमने 3 साल की बच्ची की मेमोरी मैं नहीं समझती इतनी स्ट्रांग हो सकती है, फिर भी बच्ची ने याद रखा, ये एक तो बड़ी बात है। क्या पेरेंट्स भी खुद रब्ता करते हैं या सिर्फ आप ही ईडी सेंटर्स में जाके इन जगहों पर जाके आप बच्चों को दरियाफ्त करते हैं, फिर बच्चों से सवाल करते हैं, या कहीं पर कंप्लेंट्स जो आई हुई होती हैं हमारे थानों के अंदर कि बच्चे गुमशुदा हैं, पेरेंट्स की भी आप खोज लगाते हैं पहले से? जी बिल्कुल, सेफ सिटी से हमें पूरी लिस्ट मिल जाती है, पुलिस स्टेशन से हमें लिस्ट मिल जाती है। इसके अलावा जब हम ईडी होम्स में या चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाके विजिट करते हैं तो उनके पास लिस्टें मौजूद होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो डेड केसेस हैं उनको हम पहले देखें और जो हाईलाइट करें उनको सामने लेकर। अच्छा फैसल भाई, ऐसे केसेस जिसमें इत्तेफाकिया तौर पे कोई बिछड़ जाए अपनों से, ये तो आप बता रहे हैं कि आपने मिलवाया है,
जो किडनैपिंग वाले मामलात हैं, या हम देखते हैं बहुत से गदागर ग्रुप हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं, भीख मांगने में लगा देते हैं, क्या ऐसे केसेस भी हुए जिसको आपने दोबारा से उस चुंगल से निकाला हो और उनके प्यारों से मिलवाया हो? जी, रिसेंटली CIA ने हमें बच्चे कुछ दिए थे, वो हमने ईदी होम शिफ्ट किए, वहाँ पे उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस था। वो सारे एडिक्टेड थे, आइस, चर्स, नशों पे लगा दिया था। नशे पे लगे हुए थे और वो बाकायदा सेल भी करते थे। तो वो CIA ने रिकवर किए, उनकी हम सरगना तक भी पहुंच पाए आप? हाँ, सरगना को गिरफ्तार करके उन्होंने जो केसेस वगैरह वो चलाए, लेकिन बच्चे हमें दिए, वो हमने ईदी होम के थ्रू उनका इलाज मुआवजा करवा के अभी 2 रिसेंटली बच्चे हमने। और आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं, किन किन ज़िलों में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? हमारी टीम जो बेसिकली अभी वर्क कर रही है लाहौर में, तकरीबन 5 लोग हैं हम जो इसको आफ्टर ड्यूटी, आफ्टर जॉब इसमें बारह इजाफे की जरूरत है। जॉब के बाद आपने बताया था कि वॉलंटियर करते हैं आप हाँ, लोग, वॉलंटियरली करते हैं का हिस्सा क्योंकि हमें ऑफिसर्स, हमारे जो CTO साहब हैं और IG साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन बच्चों को जो उनके घरों तक पहुंचाया हैं जल्द से जल्द इनको अपने घरों जिस तक। बच्ची को आपने अभी पहुंचाया, 10 साल की बच्ची है, किस तरह से बिछड़ी अपने वालिदैन से, और आप तक ये बात पहुंची वालिदैन के थ्रू या आपने सर्च किया तो पता चला? वो जो 10 साल की बच्ची थी वो हमें बल्किस ईदी होम है जो गर्ल्स, एक तो मेल साइड है, एक फीमेल साइड है, वहाँ पे हमें मिली थी। थ्रू इंटरव्यूज़ हमने उसके कुछ क्लूज़ निकाले, कुछ उसने अपने एरिया का बताया, उस हिसाब से फिर हमारे रिसोर्सेज होते हैं उस एरिया में हमने थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस बच्ची 10 साल की बच्ची काफ़ी बड़ी होती है, वो खो कैसे गई थी और क्यों, मतलब इसमें ये इश्यूज होते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना ये गरीब घरानों के होते हैं, ये वालिदैन ने काम पे लगाए होते हैं, यानी किसी घर में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से फिर वो जब मारते हैं तो वो भाग जाते जाते कोई मैसेज दीजिए एक तो पेरेंट्स को, और अपना कोई नंबर अगर आपका हो हेल्पलाइन के लिए जिससे आपसे रब्ता कर सकें जिनके बच्चे खो चुके हैं, और आपने तो ये बीड़ा उठाया हुआ है, ताकि आपके ज़रिए आप उन बिछड़े हुओं को मिला दें। जी बिल्कुल, 15 पे कांटेक्ट करें, वहाँ पर मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ से नंबर लें। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि प्लीज़ अगर किसी का कोई प्यारा गुम हो जाता है तो वो घर तक महदूद ना रहे। मेरा प्यारा ऐप सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है, उसको यूटिलाइज़ करें और हमें इस चीज़ का मौका दे के हम आपकी खिदमत करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपकी इन काविशों को हम सल्यूट पेश करते हैं, आपकी इन खिदमात को। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक ब्रेक, बहुत सारे अहम इशू हैं जिन पर हम आएंगे ब्रेक के बाद, तो स्टे विद अस। आज़िम वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ उन नौजवानों की जिन्होंने साइकिल पे लंबा सफ़र करने की ठानी है। करियर काउंसलिंग मुहिम के लिए साइकिल पर 5000 किलोमीटर सफ़र का मंसूबा बनाया है इन दोनों नौजवानों ने, और ये दोनों नौजवान ने 1 अक्टूबर को खुंजलात पास से मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमर खान और सलमान शिफा। तो अहमर, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं, क्या मंसूबा है, इतने लंबे सफ़र की ठान लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए मॉर्निंग शो के अंदर। और मेरे साथ मौजूद है सलमान शिफा, और हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम ऐसे इलाके जो कि दूर दराज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने सफ़र अपना शुरू किया खुंजराब पास से और हम गवादर तक जाने का इरादा रखते हैं। 5000 किलोमीटर का सफ़र है और 100 दिन इसमें हमें लगेंगे। और हम शहर शहर गांव-गांव जाकर हम चाहते हैं कि नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं है और कोई अच्छा अहमर, और वो अपने अहमर, ये आपने जो मुहिम शुरू की है करियर काउंसलिंग, किस तरीके से आप ये लेक्चर्स के थ्रू काउंसलिंग करेंगे, सेशंस रखे जाएंगे, कहाँ कहाँ पर पड़ाव होगा आपका, कहाँ कहाँ पर ये सेशंस रखे जाएंगे? अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर हम इसको करियर अवेयरनेस सेशन कह रहे हैं। इसमें हम जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो अमूमी तौर पे हमारे माशरे के अंदर जो फैसला लेने के लिए तरीके इस्तेमाल होते हैं उसमें बच्चे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, या उसके अंदर कोई उनसे कुछ कह देता है कि आप ये बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप आर्मी में चले जाओ, और इस तरह के प्रोफेशन के अंदर या जो ट्रेंड में चल रहे हैं बस उसको ज्वाइन कर लो। तो हम इस वक्त बच्चों के पास जा रहे हैं और हम उन्हें ये बता रहे हैं कि आपको अपनी फैसला करना चाहिए अपने मुस्तकबिल का, अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक, और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि हमारा पड़ाव कहाँ कहाँ होगा, तो हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं KKH के ऊपर, और हम आज मौजूद हैं गिलगित में। कल इंशाअल्लाह ताला हमारी रवानगी है
और हम अपना ये सफर मजीद आगे करते हुए बाबू सर टॉप से हम KPK में दाखिल अहमद, होंगे। बच्चों को किस तरह से जमा करना है, आप लोगों का क्या टास्क है, क्या तरीकाकार है, बच्चों को किस तरह से जमा करेंगे? जाहिर है बच्चे होंगे तो सेशन लेंगे ना। और हम चाहेंगे कि ये सवाल आप सलमान तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ऑडियो सोर्स सिर्फ आप तक पहुंच रहा है। हम चाहेंगे सलमान को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए, किस तरह से बच्चों को इंगेज करते हैं, और अभी तक आपको पाकिस्तान में कमी क्या महसूस हो रही है काउंसलिंग के मामले में? जी, बच्चों को हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू एंगेज करते हैं ताकि वो रियलाइज कर सकें कि डिफरेंट कितना लेना है और खुद को किस तरह एम्पावर करना है टू डिसाइड करियर। ठीक है, इसके हवाले से दूसरा ये है कि कम बच्चों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है सोशल मीडिया, बट दे आर इनडिसाइसिव। बिल्कुल ठीक, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। हेलो, ठीक है। अच्छा, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं अभी तक, क्योंकि ये बड़ा ही मुनफरिद अंदाज है सलमान और अहमद जो आपने अपनाया, बड़ा दिलचस्प भी है। मेरा तो नहीं ख्याल कि अभी तक दुनिया में कहीं इस तरह की तरीका अपनाया गया हो काउंसलिंग के लिए। रिस्पांस कैसा मिल रहा है बच्चों की तरफ से, और हैरान तो होते होंगे यकीनी तौर पे बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी? अच्छा, अभी तक जो हमने सेशन वगैरह कंडक्ट किए हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। यानी बच्चे इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं कि जब हम सेशन कंक्लूड करते हैं तो वो सवाल हमसे पूछते हैं जो उसमें ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ सके। अच्छा, हमारी बात हुई, हमने फीडबैक जमा करना शुरू किया है असातिज़ा से और प्रिंसिपल से। दे आर वेरी हैप्पी, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि इस तरह से किसी ने इनिशिएटिव लिया है। और हम तो यानी हम सुना करते थे कि भाई करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन ये पहला मौका है कि इतने दूर दराज अच्छा अहमद, ये ख्याल आपको क्यों आया कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए? किस चीज़ की कमी आपने देखी? ठीक है, पेरेंट्स जो है वो फोर्सफुली बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में धकेल देते हैं, एक तो ये वजह आपने बता दी, और कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप इसमें आ गए कि आपको भी फोर्स किया गया करियर चुनने के लिए? आप लोग भी मजबूर हो के पेरेंट्स के हाथों आपने भी ऐसा करियर चुन लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, यही वजह बनी? जी, मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, और जैसे अमूमन फैमिली की ख्वाहिश होती है घर का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं था। मेन रीज़न ये था कि हम कुछ बड़ा काम करना चाहते थे। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि सब लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, और हम इस वक्त एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं करियर व्लॉगर्स का। यानी मैं और सलमान जो हैं, वी आर सीइंग आवरसेल्व्स एज अ करियर व्लॉगर, जहाँ पर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम दूर दराज इलाकों में भी जा रहे हैं, और हम फैसिलिटेशन के प्रोसेस को भी मेक श्योर करें कि स्टूडेंट्स के पास, यानी कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये एफर्ट है, और हम हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कीजिए, सफ़र को खैर आफियत से मुकम्मल कीजिए, और फिर उसके बाद हम आपको दोबारा भी इंशाल्लाह शामिल गुफ्तगू करेंगे। सलमान और अहमद हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में ये एक जो बीड़ा उठाया है यकीनी तौर पर ये हुकूमत के करने का काम है वैसे तो, लेकिन इन नौजवानों ने उमूमी तौर पे हम ये भी देखते हैं शाल कि लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए तो सफ़र करते हैं, बाइक्स पे भी, साइकिल पे भी, लेकिन करियर काउंसलिंग के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए यकीनी तौर पे समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी था। हम दूसरे ममालिक का अगर कंपैरिजन करने चलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आपको करियर चूज़ करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है, उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ भी उसके हिसाब से चूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स, बड़े भाई, बड़ी बहनें हमें फोर्सफुली उस प्रोफेशन की तरफ घसीट लाते हैं जो कि हम कहीं ना कहीं करना ही नहीं चाहते होते हैं। बच्चे के लिए भी और उसके करियर के लिए भी, उस प्रोफेशन के साथ भी मेरे ख्याल में ज़्यादती अगर आप ज़बरदस्ती किसी को घसीट के किसी प्रोफेशन का हिस्सा बना देते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पायलट हो या इंजीनियर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर की, कराची की, जहाँ पर गर्मी की लहर बरकरार है। जुनेद यहाँ की गर्मी से परेशान है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कंपैरेटिवली मौसम बेहतर है। लेकिन कराची में अभी भी दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड को छू रहा है। लेकिन अगर हम एक और मसला है ना, दूसरे मसले की बात करें, आलूदगी, तो वो इस वक्त जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है और अलार्मिंग सिचुएशन है। आने वाले दिनों में गले ख़राब, सांस के मसाइल हो सकते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है कि 77 पर जा पहुंचा है, 177। ओह माय गॉड। और इससे पहले कि लाहौर के मौसम में मजीद बात करें, ज़रा कराची से हवाल जान लेते हैं। रबिया हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया खान, बताइएगा कराची में कितनी शदीद गर्मी है, लोग कितने परेशान हैं, और महकमे मौसमियात का क्या कहना है, कब जान छूटेगी उनकी?
मौसम की बात करें तो कराची में शदीद गर्मी का जो है वो सिलसिला इस वक्त जारी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त सुबह के औकात में भी जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन जो है वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मेन जो वजह है वो कराची में समुद्री हवाएँ बंद होने के बायस जो है वो शुमाल मशरक़ी सिंध से गर्म और खुश्क हवाएँ चल रही हैं, जिसके बायस गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ तक कराची में इसी तरीके से समुद्री हवाएँ जो है वो बंद रहेंगी। शुमाल मशरक़ी सिंध से गर्म और खुश्क हवाएँ चलेंगी और शहर में दिन के औकात में जो है वो दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहेगा। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के अगर दीगर अजला की भी बात करें तो वहाँ भी जो है वो गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले हफ्ते तक दर्जा हरारत में जो है वो कुछ बेहतरी का इम्कान है। ताहम दिन के औकात में कराची वालों को सामना रहेगा। सुबह सवेरे की अगर मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे शहर कायद का मौसम जो है वो कदरे बेहतर होता है। हल्की जो है वो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत भी जो है वो 27 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी जो है वो शदीद गर्मी से बचने के लिए कोशिश करें कि सायेदार जगहों का इंतखाब करें और जो है वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। साथ ही जो है वो तिबी माहिरीन का भी यही मशवरा है। तो शहरी जो है वो कराची वाले जो हैं वो शदीद गर्मी का जो सामना कर रहे हैं तो ख़ुद को जो है वो शदीद गर्मी से बचाने के लिए ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर है। रबिया खान आप हमारे साथ मौजूद थी और आप हमें बता रही थी कि इस वक्त न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और आने वाले दिनों में मज़ीद हवाएं चलेंगी, गर्मी भी यूं ही बरकरार रहेगी। हम लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हमारे साथ गौहर अली मौजूद हैं। गौहर अली, आपसे जानेंगे, इस वक्त लाहौर का मौसम तो काफ़ी बेहतर हो चुका है लेकिन आलूदा तरीन शहरों में भी सरे फहरिस्त है इस वक्त लाहौर। क्या बता रहे हैं महकमे मौसमियात के ये कब तक छट जाएगी ये जो आलूदगी है और बारिश की कोई पेशगोई की जा रही है और कितनी इस वक्त अगर हम देखें तो आलूदा हो चुकी है फ़ज़ा? जी, बड़ी बदकिस्मती है। लाहौर जो कभी बागों का शहर होता था अब की में सरे फहरिस्त आ चुका है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के ज़रात लाहौर की फ़िज़ा में पाए जाते हैं जो लाहौर को आलूदा करने का बाइस है। और इसके अलावा एक अहम वजह यह है कि यहाँ पर जो अमारात ज़ेर तामीर है, मटीरियल जो है उसको ढांपा नहीं जाता, ना पानी का छिड़काव किया जाता है। हालांकि हुकूमत पंजाब ने इस सख्त हिदायत की है। मैं एक ज़ेर तामीर इमारत में मौजूद हूँ, ये कैमरा में जरा दिखा सके तो ये वहाँ पे मट्टी के पहाड़ मौजूद हैं और यहाँ ना तो यहाँ को पानी का छिड़काव किया गया है ना यहाँ इसको ढांपा गया है। हवा चलती है तो यही मिट्टी के ज़रात जो है हवा में आते हैं जिससे आलूदगी में गैर मामूली इजाफा होता है। तो जो लाहौर में जो एक तो लाहौर के जो बागात है उनको काटा गया। अच्छा, ये बताइएगा गौहर अली, आप इस वक्त इस एरिया में मौजूद हैं, मट्टी के अलावा गर्दो गुबार के अलावा भी हमारे लाहौर को इस वक्त और बहुत सारी फिजा के अंदर आलूदगियों का सामना करना पड़ रहा है। इजाफा है, भट्टों के ऊपर रेगुलराइज ना होना। जी बिल्कुल, ये बताइएगा, ट्रांसपोर्ट ने बहुत सख्ती की है और जी गौहर, ये जो हम देख रहे थे कि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस था, जो भट्टों के ऊपर आलूदगी है, फसलों की बाकियात को जलाने का मामला है, जो पोल्यूशन गाड़ियों की ट्रैफिक की वजह से है, वो कितनी बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, ऐसे लाहौर के गिरदनवा में जो भट्टे मौजूद हैं, खश्त के भट्टे मौजूद हैं, वहाँ से निकलने वाले धुआं जो है वो भी आलूदगी का बाइस है। फैक्ट्री से निकलने वाला भी धुआं आलूदगी का बाइस है। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने बहुत कंट्रोल भी किया है और ये काबिल तहसीन इकदाम है, बहुत सख्ती भी की गई है क्योंकि अक्टूबर के अवाखिर में यहाँ पे स्मोक शुरू हो जाती है। इस हवाले से बड़े इकदाम किए गए। लेकिन निजी सतह पर जैसे मैंने बताया कि जो अमारात ज़ेर तामीर है ना तो उन पर जो है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और दूसरी अहम वजह यह है कि जो ज़राए आमदोरफ्त ट्रैफिक है, बहुत शुक्रिया गौहर अली, हमें बता रहे हैं लाहौर से। और लाहौर 5वें नंबर पर आ चुका है लेकिन ये जो पोजीशन है ये 5वें से पहले पर फिर से कब आ जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आलूदगी जो है दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट काम तो करती है लेकिन गवर्नमेंट की तमाम तर हिकमत अमली, तमाम तर इक़दाम धरे के धरे रह जाते हैं जब इन महीनों में दोबारा से वही हम स्मोक देखते हैं और फिर वही वबाई अमराज में बहुत इजाफा हो जाता है, गले खराब, सांस के मरीज इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज बच्चियों का
आलमी दिन है, दुनिया भर में भी मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो बच्चियों के हुकूक से मुतल्लिक अवाम में शऊर को उजागर करना है, उन्हें आगाही फराहम करना। बिल्कुल जी, ये शऊर बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों को पता होना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किससे बात करनी है, किससे फ्रैंकनेस लेवल क्या होना चाहिए, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यही बच्चियाँ, ये फूल जो है हमारे तब मुरझा जाते हैं जब उनको गंदी जहनीत, बीमार जहनीत के लोगों की वजह से मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। बच्चों का जिनसी इस्तेसाल जो है वो हमारे मुआशरे का गंभीर मसला है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के स्टार आमिर खान, एक प्रोग्राम शुरू हुआ था सच्चे में विजय थे, उसमें इस हसास मौजू को जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने उजागर किया था, न सिर्फ उजागर किया था बल्कि बच्चों को समझाया भी था। जरा वो देखिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ये आपने देखा इमरान अशरफ को भी किस तरह से पेरेंट्स से इजाज़त लेकर बच्चों को बुलाया गया, पास बिठाया गया। लेकिन ये तो एक शो था, शो के अंदर बिठाया गया। हमारे बच्चे और बहुत सारी जगहों पर इस्तेसाल का शिकार हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर समिया अतहर, लाइव कोच, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे समिया साहब आपको। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, बच्चों के इस्तेसाल के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है और हम लोग ये इसकी ज़रूरत तो समझते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को घरों में भी सिखा नहीं पाते हैं। कितना ज़रूरी है बच्चों को ये अवेयरनेस देना कि आपको किसके करीब जाना है, किसके करीब नहीं जाना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए। जी, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो एज ए पेरेंट हमें ख़ुद को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये माशरे में हो रही हैं और इनको करने वाले कोई और लोग नहीं होते हैं। जो भी बच्चे विक्टिमाइज हुए हैं तो उनमें जो उनका वो इंसान जिसके ज़रिए वो विक्टिमाइज हुए हैं, वो इंसान उनका अपना ही कोई बहुत करीबी जानने वाला था। बिल्कुल ऐसे घर वालों के अंदर आना जाना था, कोई एतबार वाला इंसान था, कोई बहुत ट्रस्टवर्दी डोमेस्टिक सर्वेंट था। तो इसके अंदर बजाय इसके कि हम बच्चों को शुरू से ये कहें कि नहीं इसके पास जाना है और इसके पास नहीं जाना, बल्कि हम बच्चों को कुछ फीलिंग्स के बारे में आगाह करना शुरू करें ना, कि किस तरह से वो कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जब हमारा बच्चा आकर हम ये रिपोर्ट करे कि वो किसी जगह पर या किसी फर्द के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो हम बच्चे की इस बात को ऑनर करें और हम बच्चे को पुश ना करें। हम तो अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर जब देखें तो हम बच्चे को पुश करते हैं, हर एक से जाकर मिलो, हर एक के पास हम कहते हैं कि बच्चा बहुत ही वो हो गया है, इंट्रोवर्ट हो गया है, बच्चा हमारा मेल मुलाकात से घबराता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चा हमारा किस चीज़ का शिकार हो रहा है। पेरेंट्स उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। तो जो आपने कहा कि वालिदैन को भी ये समझने की ज़रूरत है, वालिदैन को किस तरह से टीच किया जाए कि भाई अगर बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे फ़लाँ बंदे से शिकायत है या मैं उसके साथ अनकंफर्टेबल हूँ, तो आपको उस चीज़ को सीरियस लेना है और जानने की कोशिश करनी है कि क्यों बच्चा इतना उस बंदे से दूर भागता है। जी जी, वही बात है ना कि जब वालिदैन ये समझ, दो चीज़ों के ऊपर वालिदैन को खुद को अपना शरह सदर होना चाहिए। पहली बात तो ये कि बच्चा अगरचे कि वो एक बच्चा है लेकिन उसके अपने ह्यूमन राइट्स हैं और हमें उस बच्चे के ह्यूमन राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो हमसे ही क्यों ना वायलेट हो रहा है, हमने खुद इस चीज़ को देखना है। दूसरी बात ये है कि बच्चा का दुनिया में आने का फैसला बच्चे का नहीं था, हमने चूज किया था ना पेरेंटहुड को, हमने चूज किया था कि हमने माँ बाप बनना है। तो इसका मतलब ये कि अब बच्चे की हिफाजत उसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे की हिफाजत हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखी गई है कि बच्चे तो अमूमी तौर पे मासूम होते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो उनकी इस्लाह के लिए अपना रवैया बहुत ज़्यादा समटाइम सख्त कर देते हैं। तो बच्चे कोई भी बात शेयर करते हुए घबराते भी हैं। अगर उनके साथ ऐसा सानिया हो भी जाए तो वो उनकी सख्ती की वजह से कि हमें तो पेरेंट्स से डांट ही पड़नी है, तो वो बता नहीं पाते। तो पेरेंट्स का रवैया कितना सख्त होना चाहिए इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? इसके ऊपर हज़रत अनस की एक रवायत आती है, वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी वालदा उन्हें लेकर आई तो वो सिर्फ 6 साल के थे। अगले 10 साल उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 साल खिदमत की मदीना के अंदर, और वो फरमाते हैं कि इन तमाम सालों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे सख्ती से बात नहीं की, कभी ये नहीं कहा अनस तुमने ये क्यों नहीं किया या अनस तुमने ये क्यों किया। आप हमारे सामने हम ये देखते हैं कि नमूना क्या है कि बच्चे के साथ किस कदर नरमी, शफकत और मोहब्बत का मामला करना चाहिए।
और बच्चों के ऊपर तो सख्ती नहीं करनी चाहिए, उनसे तो कम्युनिकेट करनी चाहिए, समिया तो साहिबा, बॉन्डिंग करनी आपने एक बात कही आगाज़ में कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उन्हीं से इस्तेसाल का शिकार हो रहे होते हैं जो कि बहुत करीबी होते हैं। कभी कभी वो खूनी रिश्ते भी हो सकते हैं, चचा मामा, बहुत सारे करीबी रिश्ते, या फिर आप मुलाजिम जो हमारे घर के अंदर बहुत करीब होते हैं बच्चों से, वो हो सकते हैं। अब वहाँ पर वालिदैन जो है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा अगर हमने पीछे कुछ वाक़यात देखे कि कंप्लेन क्या थी कि चाचा से बच्चा इस्तेसाल का शिकार हुआ या बच्ची हुई, मामा से हुई, वहाँ पर वालिदैन अपने रिश्तों को लेके बड़े ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बच्चे की बात को अहमियत नहीं देते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है वालिदैन को इस तरफ लेकर आना कि अब हालात बदल रहे हैं, अब चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं, जो आपका दौर था उसमें चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी। जी, असल में चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, तो शुक्र है अल्लाह का कि अब हम लोगों को इस चीज़ का शऊर आना शुरू हो गया और हमने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। तो बस आप ये बात याद रखें, अगर आपको बिलफर्ज ये लग भी रहा है कि आपका बच्चा मसलन आपको ये वहम आ रहा है ना कि आपका बच्चा गलत बयानी कर रहा है किसी के बारे में, तो फिर भी अपने बच्चे को ये एतमाद दें कि अगर वो गलत शिकायत लेकर भी आएगा किसी की आपके पास, तो फिर भी आप उसकी उस शिकायत को तवज्जो से सुनेंगे, अपने बच्चे की बात को एतमाद करेंगे, एतबार करेंगे उसकी बात का। और इसमें दोनों तरह की बातें होती हैं। बाज़ औक़ात बच्चा इसलिए पेरेंट्स को अप्रोच नहीं करता कि उसको डर लगता है कि वालिदैन उसको ही इल्ज़ाम देंगे या उसको ही डांट डपट करेंगे या मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल में जाएँ तो हमें ये नज़र आता है कि वालिदैन ने ऐसे बच्चों को स्नब किया, ऐसे बच्चों की बात नहीं मानी और वो बरसों अब्यूज़ होते रहे। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो जो बच्चे को अब्यूज़ कर रहा होता है, वो बच्चे को डराता और धमकाता है। और वो ये कहता है कि अगर तुमने बताया तो या तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा या मैं तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूँगा। इस तरह की बातें, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम घर के अंदर ही के लोग होते हैं। तो ऐसे में हमें फिर अपने बच्चे को देखना चाहिए कि कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ पर, किन जगहों पर, किन लोगों के अराउंड वो खौफ ज़्यादा दिखाई देता है, घबराया हुआ दिखाई देता है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा समी साहिबा, एक और चीज़ है कि घर के अंदर तो हमने पेरेंट्स ने बच्चों को महफूज कर लिया, बच्चों को समझा भी लिया बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, और किन पार्ट्स ऑफ बॉडी को टच अगर कोई करता है, क्या फीलिंग्स के साथ कोई टच करता है, तो ये आपके लिए गलत है। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, बाहर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अब तो बच्चे जो है वो आउटिंग्स के लिए, गैदरिंग्स के लिए जाते हैं। बच्चों को ये किस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कोई टच कर रहा है तो वो गलत है, फीलिंग्स का एहसास किस तरह से, क्योंकि बच्चे और माँ बाप कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेट करते हुए घबराते भी हैं कि बच्चे से ये बात कैसे की जाए, थोड़ा सा शर्म और लिहाज सामने रखते हुए, लेकिन ये ज़रूरी भी बहुत है। तो किस तरीके से हम अपने बच्चे को ये समझाएं, उसने सिर्फ घर के रिश्तेदारों तक महदूद नहीं रहना, बाहर भी निकलना है। जी, इसके अंदर जो है हम कुछ बच्चे को, बजाय इसके कि हम बच्चे के दिल में तमाम इंसानों के साथ खौफ बिठा दें, हम बच्चे को रेड फ्लैग्स बता दें। ठीक है कि अगर कोई इंसान तुमसे कोई बात करना चाहता है या तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात कह रहा है कि जिसके बारे में वो तुम्हें ये कहता है कि तुमने अपने माँ बाबा को नहीं बतानी, तो ये एक रेड फ्लैग है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो तुम्हें बहुत करीब कर रहा है लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये एक रेड फ्लैग है। अच्छा, इसी तरह हम ये समझते हैं कि शायद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो सिर्फ टच की हद तक है, लेकिन अगर आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को देखें तो इसमें इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। मसलन बच्चे को नेकेड देखना, छुपकर या जबरदस्ती। अच्छा, एक और चीज़ भी है डॉक्टर साहबा कि हम बहुत से पेरेंट्स जो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, किसी ने शॉपिंग पे जाना है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने मूवी पे जाना है या कहीं भी किसी काम से जाना है, तो हम बच्चों को हमसायों की तरफ छोड़ देते हैं या किसी मुलाजिम के ज़िम्मे लगा देते हैं कि जिनकी देखभाल करें। ये रवैया कैसा है, और इससे रोकना खुद को या इस तरह किसी और के हवाले अपने बच्चों को ना करना, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, जब खुदा ने आपको माँ या बाप के बुलंद तरीन इंसानी रिश्ते के मकाम पर पहुंचा दिया है, तो फिर आपको भी इससे ही लेकर चलना चाहिए। फिर आपके लिए भी इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर
आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चे आपका होने अपना बच्चा चाहिए। होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया अतर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, लाइफ कोच। और जिस तरह से वो बात कर रही थी कि अपने बच्चे को प्रायोरिटी दें, आपने उस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है, ना कि बच्चे की ये चॉइस थी कि वो आपके घर में पैदा हो, तो फिर तमाम तर चीज़ें भुलाकर एक साइड पर रखकर आपने अपने बच्चे को अहमियत देनी है और अपना कुछ वक्त जो है अपने बच्चे के लिए सर्व कर दें जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो आपको अच्छा और बुरा जो है वो खुद बता सके और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सके। बिल्कुल, और दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएं कि नूर दस्तगीर भट्ट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियन बन के पाकिस्तान के नौ दस्तगीर भट्ट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। एक और कारनामा सर अंजाम दिया है नू दस्तगीर भट्ट ने और इसी तरह से कामयाबियों का सफर उनका जारी है। जनूबी अफ्रीका में होने वाला इवेंट था ये और पावर लिफ्टिंग मुकाबले में डेब्यू करते हुए पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैं नू दस्तगीर भट्ट, जिनको आप सब जानते हैं। 370 किलो वजन उठाकर सोने का तमगा उन्होंने अपने नाम। अच्छा, ये तमगा भी 370 किलो वजन का ही नहीं, होगा? सोने का वो तो नहीं हो सकता, ये इन्होंने जो वेट उठाया बेसिकली वो 370 पावर लिफ्टर है ना नू दस्तगीर भट्ट, तो 11 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और इनके वाले साहब इनको ट्रेन करते हैं। अब तक पाकिस्तान के लिए मुताबिक मेडल्स जीत चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से इनकी कामयाबियों का सफर जारी रहेगा। गो के कुछ नाराजगी इनकी रही है ओलंपिक्स के मौके पर हुकूमत के साथ, लेकिन रुके नहीं है वो नाराजगियों के बावजूद। लेकिन नाराजगी बनती भी है क्योंकि जब हुकूमती सतह पर हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती है, हम कहीं ना कहीं कुछ बयान थे नू दस्तगीर भट्ट के जिसकी वजह से हुकूमत का कहना है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ढेरों मुबारकबाद, इसी तरह कामयाबियां अपने नाम करते रहिए। और अब बात हो जाए लाहौर के वासियों के एक मसले की, रावी की, क्योंकि जो लाहौर के रहने वाले हैं वो रावी से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। रावी के ऊपर एक गाना क्यों ना पहले जी हाँ, क्या कहना है सजाद अली का रावी से मुतल्लिक, जरा वो सुनिए फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, सजाद अली की गुफ्तगू आपने सुनी है सजाद अली की गुफ्तगू, वो तो रावी को दुबई ले जाने के चक्कर में वो कहते हैं रावी की वो फीलिंग तो वही है ना सजाद अली की जो हर पाकिस्तानी की, हर लाहौरी की है। तो लाहौर के एक समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं अबूजर माधू, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए रावी की हालत ज़ार बयान की है। अबूजर माधू, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे आपके इस काविश के ऊपर, आपने इतना अहम मौजू और जो हर लाहौरी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, हर पाकिस्तानी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, एहसास नहीं करती, हमारी हुकूमतें भी उसका ख्याल नहीं रखती जो कदर होनी चाहिए। आपको वाकई लग रहा है कि इस वक्त रावी ख़तरे में है, उसकी सलामती जो उसकी एक तारीख़ है वो ख़तरे में दिखाई दे रही है आपको, जिस पर आपको ये करना पड़ा? मेहरबानी जी, सब तो पहले तो सदन ਲਈ ਤੇ मौका देने ਲਈ कि मैं अपनी गल साझी करा। रावी इस वेले दुनिया का जहरीला तरीन दरिया है, क्योंकि पूरे शहर का गंदा तो भी ज़्यादा जहरीला हो गया पूरी दुनिया में। जी हाँ जी, एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है ऑनलाइन पई है, तुम वेख सकते हो। उन्होंने सैंपल ले सन डिफरेंट दरियावां दे, सो और फिर उन्होंने किया तो उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक रावी जड़ा है वो दुनिया का सब तो जहरीला दरिया। ਉਹਦੀ वजह की क्योंकि एक तो यह है कि असी पूरे लाहौर का गंद, करोड़ों लोगों का वेस्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट असी डायरैक्ट दरिया विच पाने आ। साडी फैक्ट्रियां का जहर विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरैक्ट दरिया विच जांदा है। और सब तो ज़्यादा लैबोरेटरीज हॉस्पिटल्स का वेस्ट जिहदे विच इन्ने खतरनाक जिहड़ा है कैमिकल होंदे हैं और डायरैक्ट रावी विच। अच्छा अबूजर, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗੈਟਅਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? जी सानू तकरीबन 2 साल हो गए, असी एक मूवमेंट शुरू की है रावी बचाओ तहरीक। अच्छा, तो उदे असी वीकली प्रोटेस्ट करने आ, मंथली असी रल के बहने आ और एक एनुअल उदा प्रोटेस्ट होंदा है 5 फरवरी नू। सो इस वेले लाहौर विच एक आर्ट शो जड़ा है हो रहा है लाहौर बिनाले दे नाम ते, जिहदे विच इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए सन ते उन्हां नाल कोलैबोरेशन सी। असल विच ऐ सी कि मैं पिछले कोई वैसे तो कई सालों तो रावी ते फिर रहा, रावी दी गल करन दी, शहर नू दोबारा तो कनैक्ट करन दी कोशिश कर रहे हैं कि शहर दी मैमरी विच लोकां विच दरिया वापस आवे, क्योंकि शहर अपने दरिया नू बिल्कुल भुल चुके हैं। शहर दी मैमरी विच आम आदमी दी मैमरी चों दरिया नू कढ़ दिता गया है। एक तो जड़ा साडा अर्बन प्लान है वो ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੇ। जी हाँ, तो वो असी कर रहे सा मैं डॉक्यूमेंट किए ने रावी विच जिन्ने गंदे नाले पैंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਰਾਵੀ 'ਚ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਵੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਨ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬੂਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਫ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 66,000 ਏਕੜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਦਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ 1960 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਨੇ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਰੀਨ ਟਰੀਟੀ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ? ਹੁਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਜੀ ਖਲੋਵੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਤੀਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ 1960 1950 ਤੀਕਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਕਿਧਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਬੂਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ सड़कों पे हर हफ्ते साडा एक प्रोटेस्ट होता है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को और अपना अपने गिरदनवाह में तमाम मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।